As we know that in 1911, Rutherford gave a nuclear atomic model. See the structure? This is given by the Rutherford. And this model creates some basic concept about what? Atomic structure. Clear? Good. But Rutherford gives some drawbacks. What are their drawbacks? Okay. Now I am giving you a drawbacks. Point number 1. He cannot explain stability of atom. Okay. एटम कितना स्टेबल है उस एनर्जी लेवल पे वो क्लियर नहीं किए थे. क्लियर. एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि ही डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, गेन करता है या लॉस करता है, उस वक्त उसमें जो रेडिएशन के थ्रू जो स्पेक्ट्रा इवॉल्व होता है उस टाइम पे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के. क्लियर. रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर्स. व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? नील्स बोर्स. नाउ नील्स बोर्स एक्सेप्टेड द रदरफोर्ड मॉडल एंड स्टडीड इन हिज लैबोरेटरी फॉर अ 1 year. ओके, फोकस द पॉइंट. नील्स बोर्स ने एक्सेप्ट किया उनका मॉडल और 1 साल के लिए अपने लैबोरेटरी पे उस पर रिसर्च किया. क्लियर. एंड इन 1913 बोर्स गेव हिज ओन एटॉमिक मॉडल. नाउ वो रिसर्च करने के बाद 1913 को वो क्या किए, मॉडल को अपने एटॉमिक मॉडल में जो भी उनको मिला वो 1913 में रिप्रेजेंट किए सबके सामने. ठीक है. नाउ नील्स बोर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो पोस्टुलेट को डेवलप किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ऑन दैट पीरियड. क्लियर. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर किया. तो ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो VVIP है. क्लियर. सो इसको आप बहुत अच्छे से समझना. पोस्टुलेट नंबर 1. ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पोस्टुलेट नंबर 1 से. नाउ सी द फिगर क्लियरली. ये फिगर से रिलेटेड पहला नंबर का पोस्टुलेट है. नील्स बोर्स ने कहा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट. सी, certain stable orbit with a fixed energy. This orbit is called energy level. Clear? जैसे कि फिगर में भी दिख रहा है कि जो पहला शेल है, ठीक है, that is called K shell. And second शेल को क्या बोले? L shell. थर्ड शेल को क्या बोले? M shell. ये जो KLM लिखा हुआ है फिगर पे, जिस तरह फिगर पे दिख रहा है, ये हो गया आपका एनर्जी लेवल. दैट मीन्स फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी एंड सो ऑन. क्लियर. इस तरह हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट किए. ठीक है. गुड. नाउ आप लोग समझ गए. नाउ सेकेंड पोस्टुलेट को समझते हैं. सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी सेल पे या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व करता है तब वो कोई रेडिएशन रेडिएट नहीं करता. क्लियर. जब वो फर्स्ट सेल पे, मान लो कि वो फर्स्ट एनर्जी सेल पे रिवॉल्व कर रहा है. क्लियर. तो उसके पास तो फिक्स एनर्जी होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा फर्स्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट ही नहीं करेगा एनर्जी. हम लोग को पता है व्हाट इज रेडिएशन. रेडिएशन कब होता है? जब कोई एब्जॉर्ब करता है या तो एनर्जी को लूज करता है, उस वक्त रेडिएशन होता है. क्लियर द पॉइंट. पॉइंट समझ में आया? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी सेल पे रिवॉल्व कर रहा है, वो भी फिक्स्ड एनर्जी के साथ, तब क्या होगा? वो रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी. क्लियर द पॉइंट. ठीक है. गुड. सेकेंड पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप लोग समझ गए. नील्स बोर्स ने बताया थर्ड पोस्टुलेट में कि हर एक एनर्जी लेवल, जो भी एनर्जी लेवल है, E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन, हर एक एनर्जी लेवल इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का. ठीक है. द थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट एनर्जी स्टेट आर डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h/2π. Clear the point? The third point is called Bohr's quantization condition, जिसमें बोर्स ने बताया कि हर एक एनर्जी लेवल किसका मल्टीपल है? h/2π का. मीन्स
मान लो हम एनर्जी 1 की बात करें, दैट मीन्स E1, तो E1 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। दैट मीन्स अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकाले फर्स्ट एनर्जी सेल का, दैट मीन्स अगर मान लो फर्स्ट एनर्जी सेल का वैल्यू क्या है, 1 है, मानना क्या है, ये तो 1 ही है, सेकेंड एनर्जी सेल 2 है, थर्ड एनर्जी सेल 3 है, एंड सो ऑन। तो हर एक एनर्जी सेल मल्टीप्लाई होगा h/2 पाई के साथ, ठीक है। दैट मीन्स 1 इंटू h/2 पाई, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकेंड इज 2 इंटू h/2 पाई, दैट इज सेकेंड एनर्जी सेल, एंड थर्ड इज कॉल्ड 3 इंटू h/2 पाई, दैट इज थर्ड एनर्जी सेल। क्लियर? ये हो गया आपका एनर्जी सेल निकालने का तरीका। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हर एक एनर्जी सेल का फिक्स एनर्जी है, मतलब फिक्स वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? नील्स बोर्स ने ये बताया कि हर एक एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, मीन्स फिक्स्ड है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे सीखो कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो क्लास 11-12 में होंगे वो स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल L से, ठीक है। और यहाँ पे एंगुलर मोमेंट की बात की है, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स L के ऊपर क्या साइन होगा, एक एरो होगा। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। क्लियर? तो L इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। R यहाँ पे डिनोट कर रहा है रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का रेडियस को बोलते हैं R। R वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? एंड P इज कॉल्ड अ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी डायरेक्शन बताता है, अब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ R भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस आए, तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब क्रॉस को हम लोग रिमूव करेंगे तो वहाँ पे साइन थीटा ऐड होता है। क्लियर? साइन थीटा क्या है, एंगल है। क्लियर? तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे R मल्टीप्लाई दैट इज R P इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का क्या बताया था मैंने अभी, मास इंटू वेलोसिटी, तो R इंटू मास इंटू वेलोसिटी व्हाट, साइन थीटा। क्लियर? इक्वेशन क्लियर हो गया। अब ये जो साइन थीटा एंगल है, साइन थीटा एंगल किसके बीच में है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिवॉल्व करता है, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको रेडियस बोलते हैं। उस रेडियस से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, उसके साथ एक वेलोसिटी जाती है। दैट मीन्स वो वेलोसिटी और वो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा, ठीक है। इससे तुमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम तुम निकाल सकते हो। क्लियर? पहले इस पॉइंट समझ में आया? तो किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी सेल की क्वांटाइज्ड एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3, एनर्जी लेवल ऑफ 3, थर्ड शेल की एनर्जी क्या है, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। फर्दर मैं उसको कैलकुलेट करना ईजिली समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट इस पे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ H। H क्या है, यहाँ पे H क्या बता रहा है, H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट को कहते हैं। प्लैंक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो फिक्स्ड है। क्या है इसकी वैल्यू H की, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर? ये वैल्यू फिक्स है, तो H की वैल्यू फिक्स है, 2 है, एक इंटीजर पाई 22/7 दैट इज 3.14। क्लियर? ये सारी वैल्यू गिवन है, मीन्स हर एक एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, क्वांटाइज्ड है। अगर चेंज भी होगी तो पॉइंट डिजिट से चेंज होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एनर्जी फिक्स्ड होती है हर एक एनर्जी सेल पे, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ लास्ट फोर्थ पोस्टुलेट को समझते हैं। अब ये पॉइंट हम लोगों को समझाता है कि ट्रांजिशन बिटवीन स्टेशनरी स्टेट तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। क्लियर? ट्रांजिशन बिटवीन स्टेशनरी स्टेट कैन अकर ओनली बाय जंपिंग फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिटल टू द अनदर। समझ में आ गया? दिस प्रोसेस प्रोड्यूस
एब्जॉर्प्शन ओनली अ डिस्क्रीट क्वांटा। क्वांटा मैंने पहले भी समझाया था, एक फिक्स एनर्जी सेल को कहते हैं, ठीक है। क्वांटा बहुत ही छोटे क्वांटिटी को कहते हैं, बहुत ही स्मॉल, ओके ना। तो फोर्थ पॉइंट से नील्स बोर्स ने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे, अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जाएंगे, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उन्होंने क्वांटा को एब्जॉर्ब किया, उन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, दैट इज लाइट, ठीक है। जब लाइट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जंप करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, वो एनर्जी को छोड़ता है, तब वो क्या करता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर गिरता है, दैट इज जंप करता है। तो ये जो प्रोसेस था नील्स बोर्स ने अपने इस एटॉमिक मॉडल के थ्रू समझाया। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, वेरी गुड। तो आज हम लोग ने सीखा पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर्स ने हमें जो समझाया, जो थ्योरी दी, वो एक नया रेवोल्यूशन था हमारा क्वांटम के थ्रू। क्लियर, तो इससे हम लोग ने बहुत हद तक समझ लिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क कर रहा है, अंदर में क्या क्या फंडामेंटल वो डेवलप करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और अगर अच्छा लगे तो मुझे ये भी बताओ कि हाँ मुझे अच्छा लगा है, ऐसे में और वीडियोस बना सकूं। क्लियर, ठीक है, थैंक यू।